हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार आप सभी के लिए एक और नई चीज़ मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि रहने वाला है आपका इंटेंस जीके रिवीजन। जो कि मैं आपको एसएससी का जो आपका पीवाईक्यू पार्ट 4 परमार सर ने करवाया है, उसका मैं आपको क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू के थ्रू जो है आपका मैं करवाने वाला हूँ। लगभग अगर बात करेंगे लेक्चर 1 का रिवीजन हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, और इसमें लगभग 150 के अराउंड में क्वेश्चन है। मतलब उसी पीवाईक्यू पार्ट 4 का जो लेक्चर 1 हुआ है ना, उसी में से मैंने यहाँ पर जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए बना दिया है, ताकि कम समय में अगर आप उसको पढ़ लिए हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस लगा करके आप जो है कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि हाँ, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमें पूरी तरीके से याद है। ठीक है, तो आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर देते चलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने सही हुए हैं लास्ट में। ठीक है, और ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो। ठीक है, जिसमें भी जीके आता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए देख सकते हैं इस वीडियो को। बाकी चलिए आज के इस वीडियो को जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बाकी आपको बता दें, यहाँ पर टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल चल रहा है, जिसको अगर लेना है 395 रुपीज़ में टेक्स्ट बुक का पास प्रो, वो आप ले सकते हैं। हमारा कूपन कोड बस आपको यूज करना होगा एस कैफ़े, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उससे जाकर के उसको परचेज कर सकते हैं। इससे आपको जो डिस्काउंट मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। बाकी आपको बता दें, यहाँ पर जो है इंग्लिश का जो वोकैब का क्विज चलता है हमारे टेलीग्राम के ऊपर, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, तो आज शायद है आपका आई वर्ड का होने वाला है। ठीक है, तो आई वर्ड सिनोनिम जैसे पढ़ के आइएगा, उसको आप जो है रात में 8 बजे से क्विज चलता है, आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। उसमें आपका पूरा लीडर बोर्ड दिखाया जाता है कि कौन कितना स्कोर कर रहा है, तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ आपको हो जाएगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी मैं आपको सेशन करवाने वाला हूँ आज, जो भी आपके क्वेश्चन है उसको मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए बिना किसी देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना सारे यहाँ पर जो है कवर अप हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, कौन सा राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो संगम राजवंश ने यहाँ पर जो स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। ठीक है, यकीन मानिए कि अगर आप इस पूरे लेक्चर को देख लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन जो आपने जो मतलब सर ने पीवाईक्यू पार्ट 4 में करवाया है, वो सारा का सारा यहाँ से आपको रट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो 1336 एडी तक आप याद रखिएगा, और ये जो चलता कब तक है? 1485 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, आगे है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम्पी में स्थित किस मंदिर को भगवान शिव को समर्पित किया गया है? तो विरूपाक्ष मंदिर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटका साम्राज्यम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कर्नाटक में आपका था। ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है किस राजवंश के संबंध थे? तो ये थे आपके काकतीयस के। ठीक है, जिसकी राजधानी वारंगल थी। आगे है काकतीय राजवंश की राजधानी क्या थी? तो वारंगल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हम्पी के निकट कौन सी नदी बहती है? तो हम्पी के निकट जो है तुंगभद्रा नदी बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संगम वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो संगम वंश का अगर ऐसे पूछेगा फ्रेंड्स, तो वो आपका हरिहर प्रथम भी था, बुक्का राय प्रथम भी था। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे कृष्णदेवराय की, तो ये आपका तुलुक डायनेस्टी से था, और ये आपका वीर नरसिम्हा जो था ये भी आपका तुलुक डायनेस्टी से ही था। तो यहाँ से आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, मतलब पहले कौन आए थे फिर उसके बाद कौन आए थे? तो सबसे पहले संगम आए थे, याद रखिएगा। उसके बाद सुलु आए थे, उसके बाद तुलु आए थे, उसके बाद अराईवीडु आए थे। ठीक है, संगम, सुलु, तुलु और अराईवीडु, और इसी तुलु से आपके जो कृष्णदेवराय हैं वो संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से किस चीज़ के ऊपर आदर्श पर बल दिया था? तो यहाँ पर याद रखना है मोक्ष, सेल्वेशन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है आपका रामकृष्ण मिशन, जो अपने गुरु थे रामकृष्ण मिशन, उनके नाम पर जो है ये संगठन की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा आरंभ किए गए समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, दो समाचार पत्र था, इंग्लिश में था प्रबुद्ध भारत, और उद्बोधन था आपका बंगाली में। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है? तो दो पुस्तक इन्होंने लिखा था, कर्म योग और राजयोग, यानी कि जो दोस्तों दोनों यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को, और इसी 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी का निधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1902 ईस्वी को जो है इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1893 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो आई होप कि एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, तो ये आपको बहुत ही सही है कि आप कम समय में जो ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं इससे।
नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है बेलूर मठ की स्थापना जो है किस तिथि को की गई थी। तो बेलूर मठ अगर बोलेगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर 1 मई 1897 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद जो है रॉक मेमोरियल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का तमिलनाडु, ठीक है, बी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भारत में किस विशेष दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, और 12 अगस्त बोलेगा तो इंटरनेशनल यूथ डे में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, रामकृष्ण परमहंस हैं। नेक्स्ट है कौन से कोशिका अंग जो है पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत कोशिका की खोज जो है 1664 नहीं 65 यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, 65 में हुआ था मृत कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था जो आपका पेड़ की कॉर्क थी उसमें। उसके बाद है जीवित कोशिका की खोज 1675 नहीं, याद कर लीजिए इसको 74, ठीक है, 1674 में किसने किया था। तो एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने किया था, सी हो जाएगा। किस कोशिका अंग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है माइट्रोकॉन्ड्रिया का व्यास कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी कोशिका अंग को कोशिका का डाक घर कहा जाता है। तो याद रखिएगा गोल्जी एपरेटस, ये जो आपका डाक घर कहलाता है क्योंकि ये जो है आपका पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है फूड का। नेक्स्ट है गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो वही अभी हम लोग देखा, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग करता है ये। उसके बाद किस एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है, और ये लाइसोसोम में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव एंजाइम, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है। तो रफ वाला का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। एक होता है स्मूथ वाला। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है। तो ये हो जाएगा हम लोग का फैट, ठीक है, फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है स्मूथ वाला। नेक्स्ट है एटीपी कॉमनली नोन, यानी कि एटीपी जो है किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है, ठीक है। आगे कवकों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो कवक का जो होता है वो काइटिन का बना होता है, या चिटिन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल जो होता है उसके ऊपर एक बाहरी लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द मोवेंद्र का अर्थ क्या होता है। तो मोवेंद्र का अर्थ होता है आपका, यहाँ पे याद रखिएगा, तीन प्रमुख, थ्री चीफ। नेक्स्ट संगम शब्द का अर्थ क्या है। संगम शब्द का अर्थ हो जाएगा सभा, असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन संगम काल में कुल कितनी संगम सभाएं आयोजित हुई थी। तो टोटल 3 हुआ था फ्रेंड्स। आगे संगम सभाओं को किस वंश ने प्रायोजित किया था। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांड्यों ने किया था, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन अज्ञात तमिल व्याकरण ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का तोलकापियम, जो कि सेकंड संगम हुआ था उसके समय में यहाँ पर ये जो है लिखा गया था। नेक्स्ट संगम युग किस अवधि के दौरान हुआ था। तो ये 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी आपको याद रखना है। आगे है चोल वंश का प्रतीक क्या था। तो चोल वंश का अगर यहाँ पे बोलेगा तो वो हो जाएगा आपका टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट संगम काल में पांड्य वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो पांड्य का अगर बोलेगा तो वो हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा कोरकई, ठीक है, कोरकई हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट चेर वंश से जुड़े दो प्रमुख बंदरगाह कौन से थे। तो चेर वंश का अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा मुचरी और तौंडी, ठीक है, और राजधानी अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा वज्जी, ठीक है, वंजी या वज्जी जो भी बोल सकते हैं, वो उसका कैपिटल था, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा तमिल क्षेत्र थीने भौगोलिक विभाजन के लिए जाना जाता है। तो थीने की अगर बात करेगा तो ये आपका तमिलनाडु वाले रीजन में था, तो उस हिसाब से आप पांडे इसका लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तमिल वाले रीजन में पांड्या ही थे। आगे चेर वंश का प्रतीक क्या था। तो चेर वंश का था आपका बो एंड एडो, ठीक है। अब है आगे नेक्स्ट 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी को लिखा था। तो गुलामगिरी की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका मराठी लैंग्वेज में आपका लिखा गया था। नेक्स्ट 73 में ज्योतिबा फुले द्वारा कौन सा सामाजिक सुधार संगठन स्थापित किया गया था। तो ये हो जाएगा सत्य शोधक समाज, ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे ज्योतिबा फुले किस समुदाय से संबंधित थे। तो माली थे ये, ठीक है, माली या गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। तो ये हो जाएगा आपका गुलामगिरी, मराठी लैंग्वेज में, 1873 में। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। तो ये थी ज्योतिबा फुले की पत्नी जिसका नाम था सावित्रीबाई फुले, ठीक है। नेक्स्ट ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने भारत में पहला बालिका विद्यालय किस वर्ष खोला था। तो ये हो जाएगा 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित है। ज्योतिबा फुले अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया आपका सोवियत संघ रूस से। आगे है, कौन सा पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड है? तो पहला वाला ही आपका जो है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड है। महान लोग इस मॉडल पर पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है, किस पंचवर्षीय योजना में? आपका तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 51 से 56 पहला वाला था, और अगर पूछेगा यहाँ पर 56 से 61 दूसरा वाला हो जाएगा, 1956 से 61। आगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका 5th 5 ईयर प्लान। इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित था? तो ये हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहला वाला आपका कृषि था, दूसरा वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो याद रखिएगा 3 हुआ था यहाँ पर। एक था राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। किसके सहयोग से हुआ था ये भी पूछता है। तो राउरकेला का याद रखिएगा जर्मनी, भिलाई का आप याद रखिएगा यहाँ पर रूस, और दुर्गापुर का याद रखिएगा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ये दूसरे मतलब दूसरा जो हरित क्या कहते हैं पंचवर्षीय योजना था उसके अंतर्गत इसका स्थापना हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो गाडगिल अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का थर्ड, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान। आगे, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये था इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो किस संशोधन से जोड़े गए? तो 42nd, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 क में है, ठीक है, सी। आर्टिकल अगर पूछेगा तो आर्टिकल हो जाएगा 51A। भारत में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? मौलिक कर्तव्य अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का यूएसएसआर, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ से। आगे हो जाएगा यहाँ पे, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी? तो ये हो जाएगा हम लोगों का 8, ठीक है। जो स्वर्ण सिंह समिति आया था तो उसके हिसाब से तो 8 ही मौलिक कर्तव्य था, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है संशोधन किया जाता है 42nd, उसके अंतर्गत फिर 2 और मौलिक कर्तव्य को ऐड किया जाता है, फिर 10 हो जाता है, और करेंटली ये हम लोग का 11 है, याद रखिएगा। 1976 में भारतीय संविधान में अंततः कितने मौलिक कर्तव्य अपनाए गए? तो 10 हो जाएगा, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद अगर बोलेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के बारे में सही है? दे आर जस्टिसिएबल, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। तो जी हाँ, यही सही हो जाएगा। ये गैर न्याय संगत है, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा संविधान दिवस आपका जो 26 नवंबर 1949 से आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस दिन हम लोग का संविधान बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट, पंजाब में खालसा पंथ के गठन की स्मृति में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बैसाखी हो जाएगा। आगे है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करने वाले 10वें सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1606 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा धर्मांतरण का विरोध करने के लिए शहीद किया गया था? तो ये 9वें गुरु थे, जिनका नाम था आपका गुरु तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर। सी हो जाएगा 19, सॉरी क्या था यहाँ पे, जिस समय आपका ये 10वें सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था ना, उसी समय हुआ था, 1699 हो जाएगा, ठीक है, 1699। आगे, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया गया था, किया जाता है? तो बैक स्टिक हो जाएगा हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। बैडमिंटन नेट की औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो लगभग 5 फीट होता है। ऐसा तो 5 फीट 1 इंच होता है, ऐसा 5 फीट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बैडमिंटन से संबंधित है? तो ड्रिबलिंग आपका हॉकी से संबंधित है। स्मैश की बात करेंगे तो ये हम लोग का सही हो जाएगा स्मैश, ठीक है। बाकी चेकमेट आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका चेस से है, और स्कूप शॉट आपका जो है क्रिकेट से है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से आपको याद रखना है, ये हो जाएगा पाइवोट, ठीक है। बाकी ये बैक हैंड बैडमिंटन से है, चेकमेट चेस से है, और अंडर कटिंग आपका जो है हॉकी से है। आगे, कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित है? तो हॉकी से हो जाएगा ड्रिबलिंग, अभी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट, कौन सा शब्द शतरंज से संबंधित है? तो चेकमेट, अभी हम लोगों ने देखा था। एक मानक बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, 5 बास्केट लाओ, उसमें 6 बॉल ही रखो, और 7 हैंडबॉल नेटबॉल ऐसे याद किए थे, और 9 था बेसबॉल में। तो इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था। तो बास्केटबॉल आपका 5 हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानक वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में अभी हम लोगों ने देखा 6। कबड्डी टीम का अगर बोलेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे, एक मानक बेसबॉल में कितना? तो 9 पे हम लोग डिस्कस किया था, तो 9 हो जाएगा। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड।
जब बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है आपका CaOH होल टू, यानी कि CaO प्लस H2 अगर रिएक्शन होगा तो CaOH होल टू बनता है, जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका CaOCl2। जब हम इस CaOH होल टू को अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है आपका, याद रखिएगा। इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, मतलब किस चीज़ में ब्लीचिंग पाउडर नहीं यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में नहीं किया जाता, बाकी पानी को साफ़ करने में यानी कि प्योरीफिकेशन में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में और कॉटन ब्लीचिंग में किया जाता है, लेकिन डी में नहीं किया जाता, फर्टिलाइज़र के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब है आगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ये बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, जिसका यूज हम लोग चूना पत्थर, मार्बल, इन सब चीज़ में करते हैं। आगे, कौन सा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है, तो मार्बल है, चॉक है, लाइमस्टोन भी है, क्वार्ट्ज नहीं है। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकीन मानिए काफ़ी अच्छा सीरीज़ रहेगा, इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू होगा, तो अंत तक बने रहिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो विजयवाड़ा में जो है आपका कोई भी परमाणु संयंत्र नहीं है। बाकी रावत भाटा में है, नरोड़ा जो कि यूपी में पड़ता है वहाँ पर है, तारापुर में भी है जो कि महाराष्ट्र में है। आगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो पहला परमाणु रिएक्टर अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा अप्सरा। आगे, अप्सरा परमाणु रिएक्टर किस वर्ष चालू किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 1956। ठीक है, आगे, भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को रूस से तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी, तो रूस वाला अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका कुंडलकुलम। ठीक है, जो साउथ वाले रीजन में है, तो यहाँ से कुंडलकुलम याद रखिएगा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में होगा, जाहिर सी बात है, बी नंबर। आगे, महाराष्ट्र में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, महाराष्ट्र में आपका तारापुर है। ठीक है, बाकी नरोड़ा भी हम लोगों ने देखा था यूपी में। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन का एक उप उत्पाद कौन सा है, तो दो चीज़ें बनता है यहाँ से, जेनॉन भी और क्रिप्टॉन भी, तो दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के दौरान क्या मुक्त होता है, तो हाई एनर्जी निकलता है जो कि न्यूट्रॉन के रूप में होता है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो नाभिकीय विखंडन में आपका जो है ये हो जाएगा आपका यूरेनियम 235। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मॉडरेटर का यूज किया जाता है ताकि जो चेन रिएक्शन है ना वो मतलब चलता रहे, यानी कि जो है हो जाएगा स्लो डाउन, न्यूट्रॉन्स को ये स्लो डाउन करता है ताकि चेन रिएक्शन जो है वो बना रहे, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में किया जाता है, तो कूलेंट के रूप में आपका जो है हैवी वाटर यानी कि D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ यानी कि कंट्रोल रॉड्स की भूमिका क्या होती है, तो ये जो क्या करता है, तो स्टॉप करता है चेन रिएक्शन को और स्लो डाउन करता है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सर्वोच्च सम्राट अमजद अली खान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अमजद अली खान करेक्ट आंसर। आगे, कौन सा एक तार वाद्य यंत्र जो है तंतु वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है, तो तार मतलब जिसमें तार लगा था जैसे गिटार वगैरह सब, ये आपका तंतु वाद्य यंत्र है, तो हमारा सरोद भी जो है इसी में आता है। बाकी ये तबला हो जाएगा, ढोलक और मृदंगम, ये सब जो आपका परक्यूशन है, परक्यूशन का मतलब होता है जिसको पीट के बजाते हैं। ठीक है, तो ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, बाकी सरोद हम लोग का जो है वो तंतु वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, सरोद यानी कि सरोद बजाना, तो अभी तो हम लोगों ने एक अमजद अली खां देखे, तो राजीव तारानाथ भी अब याद रखिएगा कि ये सरोद वादक ही हैं। बाकी जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान की अगर बात करेंगे तो शहनाई बजाते हैं, और शिव कुमार शर्मा जो आपके संतूर वादक है। ठीक है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः तानपुरा और तबला साथ में बजाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का सरोद। ठीक है, सरोद, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, सरोद या सितार होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरोद या सितार होगा। ठीक है, बाकी जब मैं PDF दूंगा तो इसको सही करके दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए जाते हैं, तो हड़प्पा नगर उत्तराखंड में कोई सा ऐसा साइट नहीं था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, बाकी हरियाणा का राखीगढ़ी जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद राजस्थान में कालीबंगन है, गुजरात में लोथल है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में फली, तो ये जो है आपका 2500 से 1750 BC आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में किस लिपि का उपयोग किया जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखिएगा जो आपका बोस्ट्रोफेडोन, ठीक है, ये आपका एक लिपि था जिसको कि मतलब देखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो ये यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख संबंध जो है वो किस नदी से था। तो हड़प्पा सभ्यता का अगर पूछेगा किस नदी से था तो ये आपका हो जाएगा रावी, क्योंकि जो हड़प्पा शहर था, ठीक है, रावी नदी के किनारे ही खोजा गया था, तो इसलिए रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी। तो ये हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से पुकारा था। तो ये हो जाएगा मेलुहा, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पा स्थल जो है प्राचीन बंदरगाह और डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। तो डॉकयार्ड के लिए आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है लोथल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो एएसआई के रूप में अगर याद रखिएगा यहाँ पर पिता अगर पूछेगा, फादर पूछेगा तो वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। बाकी ऐसे अगर अध्यक्ष पूछेगा तो जॉन मार्शल हो जाएगा। नेक्स्ट वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा। तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, याद रखिए। नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसके जनक किसको कहा जाता है। तो ये भी आपका एडम स्मिथ हो जाएंगे। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यापक अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं उसके जनक किसको कहा जाता है। तो जेएम काइंस हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट किस अर्थशास्त्री ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक दिया था। तो ये हो जाएगा आपका जेएम काइंस ने दिया था, ठीक है। आगे मनी इल्यूजन पुस्तक किसने लिखा था। तो मनी इल्यूजन बात करेंगे तो ये फिशर ने दिया था, इरविंग फिशर, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक में धन का निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का उल्लेख किया गया था कौन से में। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा गया था ये चीज़ कि किस तरीके से भारत से जो है अंग्रेज धन ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है इसमें। नेक्स्ट भारत स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर का जो आपका गुलमर्ग है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछेगा नेहरू पर्वतारोहण की तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन जो है आपका वही पीवाईक्यू पार्ट 4 का ही है, तो एक कंप्लीट रिवीजन आपका हो रहा होगा। तो मैं इसी तरीके से आपके लिए लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काम आप कर दीजिएगा, बाकी मैं अपना काम कंटिन्यू रखूँगा। नेक्स्ट है कौन सा जीव मुक्त तैराकी और तल में रहने वाले रूप का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका जू प्लैंकटन, जो कि जहाँ पर स्विमिंग करते हैं लोग, ठीक है, मतलब जहाँ पर तैरने वाले रहते हैं तो उसको जू प्लैंकटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सा प्लवक जो है प्रकाश संश्लेषण करता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का कार्य करता है। तो ये हो जाएगा आपका फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा प्लवक फाइटोप्लवक पर निर्भर करता है। फाइटोप्लवक की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन जो होता है वो फाइटोप्लवक पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट जेलीफिश जो है किस संघ से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका निडेरिया, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका जेलीफिश है वो निडेरिया से संबंध रखता है। आगे हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है। तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में, आपका जो लीवर होता है ना वहाँ पर स्टोर होता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ पे संचित होता था। यह आपका हो जाएगा लीवर में, ठीक है, सी नंबर। कौन सी चीनी को अनाज की चीनी कहा जाता है, मतलब सेरल शुगर। सेरल शुगर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माल्टोस, ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछेगा फल की चीनी यानी कि फ्रूट शुगर, तो फ्रूट शुगर हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। आगे किस पदार्थ का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। किस पदार्थ का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है जो उसकी उपस्थिति में नीला काला रंग बदलता है। तो ये हो जाएगा स्टार्च, ए नंबर। नेक्स्ट हो जाएगा 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो ये हो जाएगा ढाका में, बांग्लादेश में ढाका में। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उसके बाद बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। तो 11 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में, ठीक है। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई थी। तो 1912 में, डी नंबर। अमृत अमार सोनार बांग्ला जुड़ा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है किस ऐतिहासिक घटना के जवाब में रचा गया था। तो 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय हुआ था ये, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के संस्थापक जो है कौन थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके एम एन रॉय हो जाएंगे, ठीक है। एम एन रॉय 1934 में हुआ था ये, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट AITUC के संस्थापक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये हो जाएगा 2 आदमी थे इसमें, NM जोशी और लाला लाजपत राय। नेक्स्ट अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मांड का अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है, सी नंबर।
फिर पूछेगा बिग बैंग सिद्धांत किस वर्ष दिया गया और प्रतिपादित किया गया, तो दिया गया था आपका 1927 में और इसको प्रतिपादित किया था 1931 में। ठीक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड का स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने दिया था, तो ब्रह्मांड का स्थिर अवस्था सिद्धांत की बात करेंगे तो ये दिया था आपका एडविन हबल ने। ठीक है, स्टेडी स्टेट थ्योरी, एडविन हबल याद रखिएगा। सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए नेबुलर सिद्धांत किसने दिया था, तो इमैनुअल कांत यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेबुलर सिद्धांत को 1796 में किससे आगे विकसित किया था, मतलब इसका जो है आगे कौन विकसित किया था, तो यानी कि संशोधन किया था, तो ये हो जाएगा आपका लैपलेस ने, यानी कि पियरे सिमन लैपलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कौन सी घटना थी जो आकाशगंगाओं को बनाया, तो ये हो जाएगा आपका मैसिव एक्सप्लोजन। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट हो जाएगा वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है, मतलब तरंग मेल कहाँ का जो है लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा गोवा का है। नेक्स्ट कौन सा गोवा का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा फुगड़ी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका मंच। ठीक है, मंच होना चाहिए यहाँ पे। आगे कनियट्टम और थय्यम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा केरला का है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है साउथ वाला। कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका कुडारी अट्टम। ठीक है, कुडुराई अट्टम, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बाकी थुल्लाई जो है आपका केरला से है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा लोक नृत्य गोवा में त्यौहार और विशेष अवसरों पर किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मांडो, गोवा में किया जाता है। ठीक है। लोक नृत्य घोड़े मोरनी कहाँ का है, तो ये भी आपका गोवा का ही है, याद रखिएगा। फूल पत्ती और जवाड़ा कहाँ का है, तो ये एमपी का है। ठीक है। अब एक और देखा था हम लोगों ने मंच, वो भी मध्य प्रदेश का है। केरल का कौन सा लोक नृत्य अपने विस्तृत परिधानों और भावपूर्ण हाव भाव के लिए जाना जाता है, तो केरल का पूछा है ना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का थुल्लाल। ठीक है, ए। बाकी कुदारी अट्टम तो अभी हम देख रहा था। आगे ये कानिया अट्टम होगा या कौन था, एक मिनट है, इसको मैं कंफर्म करता हूँ। तो लाल सही है। ठीक है, तो लाल ही होगा, ए नंबर सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोक नृत्य कावड़ी जो है मुख्य रूप से किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा कावड़ी भी आपका ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का ही होना चाहिए। तमिलनाडु ही होगा। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही था। ठीक है, तो इस तरीके से देखा हम लोगों ने कितने फास्ट तरीके से यहाँ पर जो रिवीजन कर लिया, टोटल 161 क्वेश्चन। अगर टाइम की बात करें तो लगभग कितने मिनट हो गया, लगभग हम लोगों ने 27 मिनट में ये टोटल 151 क्वेश्चंस को कवर किया। तो इससे आपको एक क्विक रिकैप आ गया होगा आपके माइंड में। ठीक है, अगर आप इसको देख के जाते हैं, मतलब पहले आपको PYQ पार्ट 4 का जो लेक्चर देख लेना सर का, या मैंने भी रिवाइज करवाया, आप उसको देख सकते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से लगा सकते हो। अब देखो यहाँ से कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, अगर आपका सपोर्ट आएगा तभी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बाकी PDF के लिए क्या बताया मैंने, तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है PDF करके, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके विथ आंसर आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। बाकी थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए जो है, अगर टेक्स्ट बुक पासपोर्ट अगर आपका एक्सपायर हो रखा है तो आप हमारे कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मेरा जो इनकम का सोर्स एकदम भी नहीं है, जीरो है। ठीक है, बस यही सब जो छोटा मोटा जो इनकम का सोर्स है, तो अगर आप इसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगा। बाकी देख लेना, जिसको नीड होगा वही लेना, बाकी ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।